In the dense forests of Chhattisgarh, Asin spent most of his life as a Naxal. Known by names like Asin, Anil, Rajaram, each identity marked a different chapter of his journey within the movement. Today, as the Indian government claims that its decades-long war against Naxalism has come to an end with about 3,000 cadres surrendered and thousands more killed, Asin is one of those who laid down arms. लेकिन हमने जो रास्ता चुना, हथियार के जरिए हर चीज अचीव करना। सत्ता का जन्म बंदूक की नली से होता है। पार्टी के अंदर भी भ्रष्टाचार शुरू हुआ, पार्टी के अंदर भी गलत ट्रेंड आने शुरू हुए कि पॉलिसी जयराम रमेश लेके आया, सरेंडर एक्शन प्लान। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने माओवाद को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। What did life look like in the Naxal movement? What was the movement about? Why did he join? And why did he surrender? These are all the questions that are answered in our today's interview. This is a conversation with a former Naxal from deep inside the movement. Listen in. Asid, I want to start with this कि आप हरियाणा से हैं। हरियाणा में माओवाद के बारे में उतना चर्चा में नहीं रहा है हरियाणा, तो आप इससे कैसे जुड़े? कि हरियाणा में माओवाद चर्चा में नहीं रहा। हरियाणा में माओवाद सिर्फ एक बार चर्चा में आया था 2005 में। 2005 में एक घसो गांव है, घसो कला, घसो खुर्द, ये जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो 2005 के अंदर वहाँ पे 21 सितंबर को उस गांव में फायरिंग हुई थी। तो उस गांव में अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ। तो उसमें जो हमारे माओवादी संगठन थे, जागरूक छात्र मोर्चा, दिशा सांस्कृतिक मंच, क्रांतिकारी किसान मजदूर यूनियन, ऐसे कई तरह के हमारे संगठन थे। तो उन्होंने उस गांव में मुद्दा उठाया था कि एक तो वहाँ पे पुरानी समस्या ये थी कि गांव के अंदर जो तालाब था उसमें दलित नहा नहीं सकते थे या उसमें जा नहीं सकते थे। एक मुद्दा वहाँ पे ये आया था कि वहाँ जो पंचायत की ज़मीन है उसमें 1/3 हिस्सा दलितों को दिया जाता है। तो वहाँ पे उसकी डम्मी बोली होती थी, उसको फिर अपर कास्ट वाले ही उसमें खेती करते थे। तो ये मुद्दा जब वहाँ उठाया गया तो वहाँ पर एक हमने मसाल जुलूस निकाला और एक कल्चरल प्रोग्राम किया। तो उस पे ऊपर हमला हुआ। तो उस पे हमला हुआ तो वहाँ पे काफ़ी लड़ाई हुई, तो उसमें फायरिंग हुई। तो उस फायरिंग के बाद फिर एक बार चर्चा में आया था कि यहाँ पे माओवादी लोगों की दखल अंदाजी हो गया। तो उसके अंदर हमारे जो छात्र संगठन थे वो भी एक्टिव थे, यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे, किसान मजदूर ऑर्गेनाइजेशन थे। तो उसके बाद फिर काफ़ी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे क्योंकि वहाँ पे गिरफ्तारियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब 100 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो ट्रेन जा रही थी उस प्रोग्राम के बाद सुबह, तो वो रुकवा के सभी जितने भी स्टूडेंट थे उनको उतार के उनके इंटरोगेट किया गया, मारपीट की गई और उसमें आइडेंटिफाई करके जो जो उस प्रोग्राम में थे या जो नहीं भी थे वो भी अरेस्ट हुए। तो उस समय मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था। तो उस समय मेरा नाम भी उसमें आया। वहाँ पे एक हम मैगजीन निकालते थे, छात्र कलम, तो उसमें एडिटोरियल बोर्ड के अंदर मेरा भी नाम था और उसमें जो आर्टिकल लिखे थे वो मैंने लिखा था नक्सलबाड़ी के ऊपर, चारू मजूमदार, कन्हई चटर्जी, ये सारा उसकी हिस्ट्री पे। तो उसकी वजह से फिर हमारी पार्टी ने बताया कि इसमें खतरा है, अरेस्टिंग हो सकती है, तो जो जो अंडरग्राउंड होना है वो हो जाओ। तो फिर उसमें मैं अंडरग्राउंड हो गया था। तो आप इसके साथ जुड़े कैसे? शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत मेरी होती है 1998 से। तो हमारे जो गांव है तो उस गांव में लगभग 90-91 के दौरान जो पीपल्स वार ग्रुप है उसके लोगों ने प्रोग्राम करने शुरू कर दिए थे। तो उस प्रोग्राम में ये आज़ादी झूठी कैसी है, भगत सिंह, चंद्रशेखर, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल ने जो सपने देखे थे देश को आज़ाद करने के, वो पूरे नहीं हुए हैं। और उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे पहले गोरे अंग्रेज़ों का राज था, अब काले अंग्रेज़ हमें लूट रहे हैं। और पहले एक देश की कंपनियां हमें लूटती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी बहुत सारे साम्राज्यवादी देशों की कंपनियां हमारे भारत को लूट के साधन संपत्ति, यहाँ के मिनरल्स, रिसोर्स सबको लेके अपने देश में लेके जाती है। तो उन चीज़ों से फिर हम प्रभावित हुए और हमें लगा कि हमें भगत सिंह के रास्ते पे एक दोबारा से क्रांति करनी पड़ेगी। तो आप जब इसके साथ जुड़े, आप तब बहुत छोटे थे, आप एज अ चाइल्ड यू जॉइंड दिस स्ट्रगल। तो
एक बच्चे के दिमाग में एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ओपिनियन का इतना ज़्यादा घर कर जाना बहुत कॉमन बात नहीं है। तो आपके हिसाब से तब माओवाद क्या था और आज जब आप सरेंडर कर चुके हैं, आपको सरेंडर किए भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, तो अब आपके लिए माओवाद क्या है? हाउ इज माओइस्ट आइडियोलॉजी डिफरेंट फॉर यू नाउ? देखो, मतलब बच्चों को आइडियोलॉजिकली तैयार करना, मतलब माओइस्ट पार्टी से अच्छा या तो आरएसएस कर सकती है या माओइस्ट पार्टी कर सकती है। दो ही ऐसे संगठन हैं जो उस तरह का कैडर बिल्ड कर सकते हैं। तो बिल्कुल बचपन से ही जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं तो उनमें उनके साथ खेलना है, उनके साथ कल्चरल एक्टिविटी करनी है, उनको नाटक में पार्टिसिपेट करवाना है, भाषण देना सिखाना है, उनको गाना गाने सिखाना है, उनको लिखना सिखाना है। तो बच्चों के साथ वो बिल्कुल एक बराबरी का व्यवहार करते थे। मतलब हम हरियाणा जैसे फ्यूडल सोसाइटी के अंदर जो किसी बड़े के सामने ना सर उठा सकते, ना उसके साथ सीधा बात कर सकते, वो हमारे साथ हाथ मिलाते हैं बच्चों के साथ। और बच्चों को जो खेलने से रोकते हैं आमतौर पे गांव के अंदर कोई भी, लेकिन वो हमारे साथ खेलते हैं। तो खेल खेल के दौरान में आइडियोलॉजी को बताना, साम्राज्यवाद के बारे में बताना, नक्सलवाड़ी आंदोलन के बारे में बताना, फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर जो हमारे देशभक्त थे जो लड़े थे, उससे प्रेरणा देना। तो ये बहुत ही बिल्कुल मतलब एक रिसर्च की तरह ही बिल्कुल ये कहा जाता है कि अगर आप 14 साल के बच्चे को, 14 साल से कम के बच्चे को अगर एक बार जो आइडियोलॉजी सिखा दी तो वो लगभग उसको 25-30 साल कैरी करेगा। तो मैं बिल्कुल आइडियोलॉजिकली, फिलोसफिकली भारत के इतिहास की चीज़ें, क्रांतिकारियों की चीज़ें, वो सब सिखाई गई। जैसे मैं बताऊं कि 1998 में ही हमारे छोटे बच्चों के लिए अलग से उन्होंने लाइब्रेरी बना दी थी। तो उसमें देशभक्ति किताबें होती थी, उसमें बच्चों से खेल खेल में विज्ञान कैसे काम करता है, अंधविश्वास क्यों नहीं मानना चाहिए, भूतों से नहीं डरना, भगवान को नहीं मानना, नास्तिक बनना। तो वो सारी चीज़ें हमें बचपन से आ गई। और बचपन में हमें फिर जैसे जैसे ये थोड़ा हुआ तो उसके बाद रूसी क्रांति, चीनी क्रांति, उसकी किताबें, उसमें बच्चों की किताबें। तो मुझे एक किताब याद है, बाल छापा मार। तो मुझे पहली जो दिमाग में स्ट्राइक की किताब, तो बाल छापा मार वियतनाम चीन की कहानियाँ। तो उसमें गुरिल्लाओं को बच्चे कैसे मदद करते हैं, कोई घायल हो गया उसके लिए क्या करते हैं, कोई उनके रेकी कैसे करते हैं, उनको सूचनाएं कैसे पहुंचाते हैं। तो उन चीज़ों ने हमें अट्रैक्ट किया। तो अब आपके लिए माओवाद क्या है? अब आप माओवाद को कैसे देखते हैं? वो सारा ये बोलते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए भारत में क्रांति करनी है, यहाँ से शोषण ख़त्म करना है, इंसान के द्वारा इंसान का शोषण नहीं होना चाहिए, साम्राज्यवाद हमारे देश को ना लूटें। तो उस तरह की जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को लक्ष्य के हिसाब से तो मुझे लगता है कि वो सही है। वो हमारे देश के विकास के एक पूरा रोल मॉडल है। हमारी अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, हमारा दर्शन कैसा होना चाहिए, उसमें प्रोग्रेसिव मूल्य कैसे होने चाहिए, महिलाओं के पुरुषों की समानता की बात करते हैं, मजदूर के शोषण ख़त्म होना चाहिए, जाति व्यवस्था ख़त्म होनी चाहिए। तो वो सारी बातें सही हैं, लेकिन हमने जो रास्ता चुना, हथियार के जरिए हर चीज़ अचीव करना, सत्ता का जन्म बंदूक की नली से होता है, इस सिद्धांत ने मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे जो देश के लिए सोचने वाला कैडर था, देश के लिए जो मर मिटने के लिए तैयार होने के लिए जो स्टूडेंट माओइस्ट पार्टी में भर्ती होते थे, हजारों लोग मारे गए। अगर वही लोग संविधान के जरिए शांतिपूर्ण तरीकों में जुझारू तरीकों से भी अगर संविधान के दायरे में वो चीज़ें करते, तो हम जो बदलाव हम हथियार से अभी तक नहीं कर पाए, मुझे लगता है इन पिछले 40-50 सालों से आंदोलन में जितने लोग मारे गए हैं, वो अगर पॉलिटिक्स के जरिए ये सारी चीज़ें करते बिना हथियार के, मुझे लगता है सोसाइटी में ज़्यादा बड़ा चेंज आता है। तो जो ये मोटिव था इस पूरी मूवमेंट का, ये पिछले 6 दशकों से ये मूवमेंट चल रही है, तो इस मूवमेंट का जो बेसिक मुद्दा था कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या वो आपने रियलिटी में होते हुए देखा और क्या उसका कुछ पार्ट अचीव हो पाया, या वो मुद्दा वैसे का वैसे ठप ही रह गया? क्या इससे एक्चुअली कोई डिफरेंस आया था सोसाइटी में?
देखो सोसाइटी में एज ए मतलब अगर पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसका जो कुछ पॉकेट थी, कुछ आदिवासी ज़िले थे, कुछ बिहार का इलाका हो गया, कुछ आदिवासी पॉकेट होगी, उनके अंदर एक जो वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ज़रिए या फिर सरकार अधिकारियों के ज़रिए जो भ्रष्टाचार था या जो आदिवासियों को प्रॉब्लम होती थी, तो आदिवासी इलाकों में तो इसका हम कुछ न कुछ अचीवमेंट हुई थी। लेकिन वो अचीवमेंट जो हथियार के ज़रिए हमने किए, तो वो पक्का है कि वो हथियार के दम पे जो चीज़ ली है, तो हथियार के दम पे ही कोई दूसरा उसको हटा देगा। तो हथियार के ज़रिए जो छोटी मोटी अचीवमेंट कर भी पाए, तो इसलिए वो बिल्कुल ऐसे बिखर गए, मतलब उसको टाइम नहीं लगा। मतलब 1 साल के अंदर ही 3000 लोगों ने सरेंडर किया। तो 3000 लोग सरेंडर करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उस पूरी आइडियोलॉजी में, उस पूरी प्रैक्टिस में बहुत बड़ा कुछ कमी थी। तो इसलिए जो अचीवमेंट, जो भी अचीवमेंट हम बोलते हैं कि हमने पाई है, वो उतनी अचीवमेंट नहीं हुई। और धीरे धीरे क्या हुआ कि उस समय 2004-5 या उस दौर की बात करें, उस समय और अभी की पार्टी की प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा अंतर आया। पार्टी के अंदर भी भ्रष्टाचार शुरू हुआ, पार्टी के अंदर भी गलत ट्रेंड आने शुरू हुए, जो ठेकेदारों से, पूंजीपतियों से, कंपनियों से जो इतना एक्सटॉर्शन हुआ, इतनी मनी का फ्लो जो हुआ, इसने भी बहुत सारे लीडरों को भ्रष्ट किया। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे बहुत समय पहले ये लगने लगा था कि गलत चीज़ें हो रही हैं। तो उस वजह से फिर मैं 2018 में मुझे लगा कि मैं जिस पार्टी में शामिल हुआ था या जिस लक्ष्य से हम शामिल हुए थे, तो कुछ खेल और हो रहा है। तो आपने जब इसको ज्वाइन किया, आपका पार्टी के अंदर या जंगलों के अंदर जहां आपका रहन बसेरा था, वहां पे आपका रोल क्या था? क्या आप एक आर्म्ड कैडर थे? आपको बंदूकबाजी के लिए भी आपका रोल रहा उसमें? आप एग्जैक्टली क्या करते थे उसमें? मेरा जो पूरा 2018 तक काम रहा, वो बेसिक और मेन काम था प्रेस डिपार्टमेंट में। तो हम मैगजीन निकालते थे, हम पर्चे, पम्फलेट, पोस्टर छापते थे, किताबें लिखते थे, ट्रांसलेशन करते थे और माओवादी पार्टी की आइडियोलॉजी का प्रचार करते थे। उसके लिए चाहे डॉक्यूमेंट्रियाँ हो, चाहे हम नाटक लिखने हो, चाहे गाना का हो, तो वो सारे उस काम में मैं लगातार इन्वॉल्व रहा। तो आप बेसिकली पब्लिक परसेप्शन क्रिएट करते थे पार्टी के लिए। हाँ। क्या आप कभी किसी एम्बुश में भी शामिल हुए हैं? एम्बुश में मुझे बहुत कम हुए, क्योंकि जो टेक्निकल इस तरह के कामों में रहते हैं, उनको ज़्यादातर एम्बुश वगैरह में नहीं भेजा जाता। फिर भी हमारे ऊपर 1-2 बार अटैक हुआ है, उस दौरान हम फायरिंग एक्सचेंज में रहे हैं। एक आधी बार चलते चलते एम्बुश बैठे हैं, उनमें कुछ उसमें रहे हैं। लेकिन कोई बड़ा एम्बुश में लगातार मिलिट्री के अंदर काम, तो उस तरह का काम मुझे नहीं मिला। Did you ever kill during this time? नहीं, बिल्कुल कभी उस तरह का नहीं हुआ। तो और उल्टा इसका मुझे बिल्कुल एहसास होता था कि जो हम मुखबिर के नाम से जो हत्याएं करते थे, मतलब मुखबिर के नाम से सैकड़ों आदिवासी मारे गए, हजारों हो सकते हैं। तो वो आदिवासी मतलब बिल्कुल गांव वाले थे। 2 दिन पहले तक वही हमें खाना लेके देते थे, वही हमारे लिए चावल ढोते थे, वही हमारे पेट्रोल डीजल लेके आते थे, पेपर लेके आते थे। वही फिर हमारे मुखबिर के नाम से मारे भी गए हैं। तो उस तरह की चीज़ों से हमें ये लगता था कि ये गलत हो रहा है। मतलब फिर DRG या फिर कमांडो फोर्स के अंदर C60 के अंदर भी आदिवासी थे। तो हिंसा से थोड़ा सा मेरा शुरू से थोड़ा अंदर ये था कि हमें हिंसा, गैर ज़रूरी हिंसा में वो नहीं करना चाहिए। Is that why you left? आपने सरेंडर किस रीजन से किया? आपको क्यों लगा कि अब इस आइडियोलॉजी से हाथ छोड़ देना चाहिए? हिंसा के जरिए हम कोई भी बड़ा बदलाव इंडियन सोसाइटी में नहीं लेके आ सकते। अगर वो कोई बदलाव आया भी तो वो टिक नहीं पाएगा। हिंसा ने, मतलब आइडियोलॉजिकली हिंसा से मेरा मोह भंग हुआ। और जो संविधान है, मतलब फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ा मैंने, पेशा कानून के ऊपर बहुत चर्चा हुई, 5वीं 6ठी अनुसूची के बारे में वो चीज़ें हुई।
उनको कुछ कुछ एरिया में लागू करवाने के लिए मैंने पहलकदमी भी की। करचौली के अंदर हमने कुछ कुछ रैली इसके लिए की थी। तो उस दौरान मुझे ये लगने लगा था कि जब हम जल जंगल ज़मीन पे संविधान के जरिए भी जो राइट ले सकते हैं, तो उसके लिए बंदूक की क्या ज़रूरत है। मतलब बंदूक की के जरिए हम सिक्योरिटी फोर्स को अटैक कर रहे हैं, बंदूक के जरिए हम वहाँ के आम लोगों को जो मुखबिर के नाम से हो रहा है या फिर वहाँ के पॉलिटिशियन हैं उनको कर रहे हैं। तो वो चीज़ हम संविधान के दायरे में जब आ गया तो उसको हमें लागू करवाना चाहिए। तो उसमें पार्टी में बहुत तरह के मतभेद थे, बहुत तरह का विरोध था। एक टाइम आने के बाद कुछ इलाकों में फिर उस कानून को लागू करने की अनुमति दी भी पार्टी ने। तो उसी समय मुझे संविधान की चेतना पे भरोसा होने लगा था। फिर रोहित वेमुला का केस हुआ, तो उसके बाद तो मुझे लगा कि संविधान के जरिए चीज़ें हो सकती हैं। लेट होंगी, वो लागू होने में उसकी समस्याएं आएंगी, उसकी जो राजनीतिक इच्छा शक्ति सत्ता में बैठी पार्टियां हैं उनकी नहीं होगी, तो उनको लागू करवाने के लिए रास्ता बंदूक नहीं है। तो आपने जब ये सरेंडर किया, क्या आपके सरेंडर की कुछ कंडीशंस थी या अनकंडीशनल सरेंडर था? आपने कुछ डिमांड्स रखी थी गवर्नमेंट से? आपने सरेंडर की एक पॉलिसी बनी हुई है 2005 से। तो 2005 से सभी स्टेटों के अंदर कोई भी माओइस्ट कैडर सरेंडर कर सकता है। उसके ऊपर जो इनाम घोषित होता है उसको वो इनाम मिलता है। उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए उसको चाहे घर देना हो या प्लॉट देना हो या फिर कोई नौकरी देनी हो या स्किल डेवलपमेंट करनी हो, इस तरह की सरकारी योजनाएं हैं। तो मेरे से पहले भी सैकड़ों लोग सरेंडर हो चुके हैं। तो मेरे लिए ये थी कि मैं 18 में पार्टी से डिस्कनेक्ट होके, पार्टी से ये वादा करके कि मैं पार्टी के बारे में पुलिस को मुखबिरी नहीं करूँगा, पार्टी के बारे में नहीं बताऊँगा। तो 18 में पार्टी को छोड़ के मैं हिमाचल में शिफ्ट हो गया था। तो आपकी लाइफ रिहेबिलिटेशन के बाद से कैसी, आप सरेंडर के बाद से आपकी लाइफ कैसी रही है? क्या दिक्कतें आई हैं आपको एक अलग दुनिया से निकल के एक मेन स्ट्रीम लाइफ में वापस जुड़ने में? मतलब सबसे बड़ी दिक्कत तो मुझे मेंटली फेस हो रही है। मतलब हम बचपन से एक उद्देश्य के लिए गए थे, पूरा बचपन से जो चीज़ घर कर गई थी कि हम अपने लिए कभी कुछ नहीं करना, जो भी करना है वो आम जनता के लिए करना है, लोगों के लिए करना है, समाज के लिए करना है, देश के लिए करना है। अपने लिए कभी पैसा नहीं कमाने, अपने लिए कभी बैंक अकाउंट नहीं बनाने, परिवार के लिए नहीं सोचना। लेकिन वो सब आइडल अभी पूरे ऐसे तहस नहस हो रहे हैं चीज़ें। तो आपके साथियों के साथ, जिन लोगों ने आपके साथ सरेंडर किया या आपके बाद या आपसे पहले जिनके साथ आप दोस्त रहे हैं, क्या उनके लिए भी सेम ही दिक्कतें आ रही हैं? मुझे लगता है सबको यही दिक्कत आ रही है। मतलब कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि हम सरेंडर करेंगे। हम सब लोग मरने गए थे, शहीद होने गए थे। वो चार्म था, वो रोमांटिसिज्म था कि हम शहीद होंगे, हम देश के लिए, जनता के लिए होंगे। तो लेकिन उनको सब जितना अभी तक ज़िंदगी में किया था उसके उल्ट करना पड़ रहा है। और मैं तो कम से कम यहाँ 6 साल था, मैंने सोसाइटी के साथ थोड़ा रहना सीखा, सोसाइटी के जो मूल्य हो रहे हैं उनको वो देखा। लेकिन जो अभी अभी जो जंगल से आए हैं उनके लिए तो और बड़ी समस्या है, क्योंकि वो तो आदिवासी हैं, कोई 40-40 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, कोई 20 साल से उसमें काम कर रहा है। तो उनके लिए तो आम सोसाइटी में सेटल होना मेंटली बहुत मुश्किल है। क्या नक्सलवाद सच में अब एक हिस्ट्री का पार्ट रह गया है, या वो अभी भी आज भी एक्टिव है, या उसने फॉर्म चेंज किया है? 3000 से ज़्यादा लोग सरेंडर किए और 500 से ज़्यादा लोग इस 1.5 साल के अंदर मारे गए। तो लगभग ये 3500 की संख्या है। लगभग 1,500-2 हज़ार लोग अरेस्ट हुए हैं। तो वो टोटल मिला के ये 5-6 हज़ार जो कैडर था वो न्यूट्रलाइज हुआ सरेंडर के जरिए, एनकाउंटर के जरिए, अरेस्टिंग के जरिए। तो बहुत छोटा हिस्सा एक्टिव है कहीं ना कहीं। हथियार पकड़ के जो लड़ रहा है वो बिल्कुल गिने चुने लोग बचे हुए हैं। तो इससे जो 31 मार्च की जो घोषणा थी कि 31 मार्च तक नक्सलियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, तो उसमें मुझे लगता है कि बड़ी सफलता तो सरकार ने हासिल की है। लेकिन मैं अपने पूरे 1.5 साल के अंदर जितने अधिकारियों से मिला हूँ,
जिनके साथ मैंने बात की है, पुलिस वालों से भी, दूसरे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, तो मेरा ये कहना था कि आपने या जो भी लक्ष्य है उसमें जो माओवादी हथियार बंद माओवादी है, जो हथियार पकड़ के लड़ने वाले माओवादी हैं, उसकी पीएलजी है, उसको ख़त्म कर रहे हैं आप, माओवाद को ख़त्म नहीं कर रहे। तो ये पिछले 1-1.5 साल के अंदर ऐसा अलग क्या हुआ कि वो जो 60 साल से एक फाइट या एक मूवमेंट चल रही थी, एक रेजिस्टेंस को जिसको हम देख रहे थे, इंसर्जेंसी को, वो 60 साल में ख़त्म नहीं हुई लेकिन ये पिछले 1-1.5 साल में ख़त्म हो गई, ऐसा क्यों? देखो, इसमें फेज आए हैं। 1972 में चारों मजुमदार की कोलकाता में डेथ हुई। उस डेथ के बाद पूरा आंदोलन बिखर गया। CPI-ML उस पार्टी का नाम था। उसके बाद उसके लगभग 30-40 ग्रुप बन गए। कोई इलेक्शन में चला गया, कोई बोला कि हम लड़ाई जारी रखेंगे, इस तरह के गुट बने। कुछ लोगों ने बीच का रास्ता अपनाया। तो 30-40 ग्रुप, अलग अलग नक्सलाइट ग्रुप देश भर में बंट गए, अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन 1972 में जैसे ही आंदोलन ख़त्म हुआ, चाहे रिप्रेशन से हुआ चाहे कैसे भी हुआ, लेकिन 1980 आते आते तक दोबारा ये तेलंगाना में पीपल्स वार ग्रुप के रूप में दोबारा खड़ा हुआ। फिर ऐसे ही MCC, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, झारखंड में, बंगाल में वो गुट बचा था, वो मजबूत हो गया। ऐसी एक पार्टी यूनिटी नाम से बिहार के अंदर था, वो इकट्ठा हुआ। तो 2004 तक आते आते जो अलग अलग तरह के ग्रुप काम कर रहे थे, उनमें से जो ग्रुप 3-4 ग्रुप मेजर ग्रुप थे जो आर्म्ड स्क्वाड चलाते थे, वे माओइस्ट पार्टी के रूप में 2004 में फिर इकट्ठा हो गए। तो 4 से लेके 11 तक फिर एक बड़े स्तर पे आगे बढ़ा। लेकिन 11 में फिर 2005 में सलवा में अभियान चला, फिर 11-9 में ग्रीन हंट अभियान चला, उसके बाद समाधान प्रहार, ये इस तरह के अभियान चलते रहे। तो सैनिक रूप से माओवाद 2011 में ही कमज़ोर होना शुरू हो गया था। दंडकारण्य जोनल कमेटी का जो कॉन्फ्रेंस थी, प्लेनम था, 2011 में उसने ये बोल दिया था कि हमारा आंदोलन सेटबैक का शिकार हो गया। 2018 तक आते आते ऑल इंडिया लेवल पे भी माओइस्ट पार्टी ने एक्सेप्ट किया था कि हम ऑल इंडिया लेवल पे भी सेटबैक का शिकार हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे अंदर जितनी भर्ती आ रही है उसका बड़ा हिस्सा वापस चला जा रहा है और नई भर्तियां हम बहुत कम कर पा रहे हैं। तो सैन्य रूप से भी माओइज्म कमज़ोर हो गया था, आइडियोलॉजिकली भी बहुत कमज़ोर हुआ। तो ये जो समाजवादी क्रांति की हम बात करते हैं, ये हमें इसलिए भी देखने को मिलती है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लोगों के ग्रीवेंसेस को, लोगों की परेशानियों को हल नहीं कर पा रही। तो जिन मुद्दों के लिए माओवादी संगठन लड़ रहे थे, अगर वो मुद्दे गवर्नमेंट एड्रेस नहीं करती अगले कुछ साल में, तो क्या आपका कहना ये है कि ये वापस से उठ सकते हैं, वापस से एक वायलेंट तरीके से लड़ाई शुरू हो सकती है? इसकी संभावना मुझे नहीं लग रही। वो इसलिए नहीं लग रही क्योंकि सरकार ने आदिवासी एरियो में या दूसरे जो इलाके हैं उसमें कुछ हद तक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने जनता का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की है। पुलिस जो सिर्फ डंडा लेके जाती थी, बंदूक लेके एनकाउंटर करती थी, उन्होंने सिविक एक्शन प्रोग्राम चलाए, वहाँ पे दवाइयाँ भी बांटना शुरू किया है, उनको ज़रूरत का सामान देना शुरू किया है। गढ़चिरौली के अंदर जो पुलिस है उसने एक दादा लोरा खिड़की एक नाम से मुहिम चलाई। दादा लोरा खिड़की का मतलब है कि आपके जितने सरकारी कागज़ है, राशन कार्ड है या फिर आपके ज़मीन के पट्टे हैं या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट है या दूसरी चीज़ें हैं, वो लाखों लोगों के बनाए, मतलब 2.5-3 लाख लोगों के सर्टिफिकेट अलग अलग जो आदिवासियों के थे नहीं, वो नहीं होने से उनको योजना नहीं मिलती थी। राशन कार्ड नहीं है तो राशन नहीं मिलेगा, आधार कार्ड नहीं है तो बहुत सारी योजना नहीं मिलेगी। तो पुलिस ने उस तरह के काम भी किए हैं, बहुत तरह के, जब कुछ बाढ़ वगैरह आई है उसमें मदद भी की है। तो पुलिस का जो एक खौफ और डर रहता था लोगों में, वो नहीं है। मतलब पहले तो लोग पुलिस को देख के भागते थे, लेकिन अब पुलिस के साथ बैठना शुरू किए लोग, पुलिस के मुखबिर बहुत लोग बने हैं। फिर पुलिस ने बहुत सारे यूथ को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंगें दी हैं, पुलिस में भी भर्ती किया, दूसरी उसके भी लिए दी है। तो मुझे लगता है सरकार ने पॉजिटिवली चीज़ों को किया है, मतलब दोनों चीज़ें की हैं। एक तरह से हथियार के जरिए उनको ख़त्म करना, दूसरा उनका विश्वास जीतने के लिए वो करना। जैसे मैं इसका बताता हूँ,
उसको एक पॉलिसी जयराम रमेश लेके आया, सरेंडर एक्सेप्ट प्लान। मुझे ये लगता है कि कांग्रेस ने माओवाद को ख़त्म करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर जो बनाया, एक माओवाद को जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर किया है, एक कारपेट सिक्योरिटी। कारपेट सिक्योरिटी का मतलब होता है 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे थाने बनाना। ये पॉलिसी कांग्रेस के दौरान बनी है। एक है सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, SRE स्कीम। तो उसके जरिए बहुत करोड़ों रुपए सिविक एक्शन के लिए, योजनाएं देने के लिए, दवाइयाँ, कंबल, बर्तन और कल्चरल प्रोग्राम, कल्चर मिलाओ जो आदिवासियों के ट्रेडिशनल प्रोग्राम होते हैं उनको देने के लिए। फिर उन्होंने जो फॉरेस्ट राइट दिया, फिर उन्होंने जो ग्राम सभा, जो पेशा कानून वगैरह किया, वो जो 2013-14 तक जो बेस स्ट्रक्चर बनाया था, उस पॉलिसी ने आदिवासियों के अंदर बदलाव लाने की कोशिश की। माओवादी पार्टी उस बदलाव को नहीं समझ पाई। माओवादी पार्टी ने कोई भी योजना आती थी उसको जनता को लेने से रोका। लेकिन वहाँ पे एक आदिवासियों में एक पेटी बुर्जुआ सेक्शन ऐसा बढ़ रहा था जो स्कूलों में जा रहा था, जो आगे पढ़ना चाहता था, जो नौकरी भी करना चाहता था। तो उन्होंने उन योजनाओं को कैरी करना शुरू किया। फिर जो कांग्रेस के टाइम में ही जो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, सेंट्रल लीडरशिप का नुकसान भी सबसे ज़्यादा कांग्रेस के टाइम में हुआ। अभी की सरकार के टाइम में तो सिर्फ 2024, 25, 26 ये टाइम है जब सेंट्रल लीडरशिप को इतनी बड़े स्केल पे न्यूट्रलाइज किया गया। सेंट्रल लीडरशिप 2013-14 तक बहुत ज़्यादा हुई है। ग्रीन हंट कांग्रेस के टाइम में हुआ है, सलवाजुडम उसके टाइम में हुआ, समाधान जो शुरू हो गया था उसमें, वो उसके टाइम में शुरू हो गया। तो इसमें मुझे लगता है कि बेस स्ट्रक्चर कांग्रेस ने बनाया और बीजेपी सरकार ने आके उसको स्पीड अप किया। कि जैसे राइट विंग एक्सट्रीमिज्म या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म दोनों तरह की बातें उठी हैं, तो राइट विंग पार्टी ने आके ऑफ कोर्स इसमें पॉलिटिकल स्टैंड भी एक रहा है। तो क्या आपको लगता है कि माओइस्ट पार्टी पॉलिटिकल तरीके से भी इसके अगेंस्ट खड़ी हो सकती है? जो भी उनकी मांगें या जो भी उनके सिद्धांत रहे हैं, क्या उन सिद्धांतों के बेस पे एक पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट भी है माओइस्ट पार्टी का? माओइस्ट पार्टी के साथ साथ मैं कहूँगा पूरे लेफ्ट का राइट विंग पॉलिटिक्स के खिलाफ खड़े होने का या राइट विंग पॉलिटिक्स के खिलाफ कोई अल्टरनेटिव बनने का इनमें कोई मादा नहीं है। हमारा एक फ्यूडल कंट्री है, तो इस फ्यूडल कंट्री में सबको एक बड़ा लीडर चाहिए, कोई संत चाहिए, कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जिसकी सोसाइटी सुने, तो उसका प्रभाव पड़ता है व्यापक रूप में। मुझे लगता है कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हथियारों के जरिए अगर लड़ाई लड़ते हैं तो वो अपनी जो सोसाइटी है वो बिखर जाएगी।